Welcome back to my channel, and in this video we will gonna cover BCHCT 131 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये ऑर्गेनिक केम वाला पोर्शन है और वॉल्यूम 2 का ब्लॉक 1 का पार्ट 2 है। ठीक है, इसके बाद सीधा वॉल्यूम 2 का ब्लॉक 2 वन शॉट में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था थोड़ा, और इसमें से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं फिर भी, बट कुछ चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। मतलब अगर ये नहीं आता तो आगे आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से पूछता है तो दैट विल बी अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो यूनिट क्या कहती है, हमें 2 यूनिट पढ़नी, यूनिट 13 और यूनिट 14 पढ़नी है हमारे को। इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड रिलेशनशिप्स। मतलब कैसे रिएक्टिविटी होती है, क्या उसमें स्ट्रक्चर होता है, क्या उनमें रिलेशनशिप्स होती है। फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो सबसे पहले सब कुछ मार्कअप कर लिया भाई, सब कुछ मार्कअप है। सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि एसिड और बेस क्या होते हैं। भैया एसिड सोर, बिटर, बिटर हमारे बेसिस हमारे बिटर होते हैं। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। सब तो चलो बच्चे वाली चीज़ें हो गई। अब कुछ थ्योरी वाली बातें आती हैं, जो कि सबसे पहले थ्योरी दी थी आर्हेनियस ने, फिर आई थी हमारी ब्रॉन्स्टेड की, और फिर हमारी आई थी लुइस की। तो हमें तीनों पढ़नी है, अच्छे से पता रहना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले आर्हेनियस है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अ स्वीडिश केमिस्ट आर्हेनियस, ठीक है, एन एसिड is a substance which ionizes in aqueous solution to produce hydrogen ions। आर्हेनियस की के कहने से ये, ताकि जो एसिड होता है ना, एसिड सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर या फिर एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर ही H+ देता है। ऐसा कौन बोलता था? आर्हेनियस चाचा बोलते थे। कौन बोलता था? आर्हेनियस चाचा बोलते थे कि एसिड सिर्फ और सिर्फ पानी में ही अपना जो है H+ देगा। और ऐसे ही बेस भी सिर्फ और सिर्फ एसिड में ही, बेस सिर्फ और सिर्फ पानी में ही, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही अपना OH- आयन देगा। ठीक है, H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, और जो कि जिनको हम प्रोटॉन्स ही बोलते हैं। और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH- आयन्स। ठीक है, जिनको हम OH- बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन्स। जैसे हमारे पास मान लो Ha एक बेस, एक हमारा एसिड है, तो एसिड क्या करता है? H+ देता है, तो H+ देगा। साथ में क्या बनेगा? A- बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, एसिड क्या करेगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद इसको प्रोटॉन बना देगा, और खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे ही बेस के अंदर क्या होगा? मेटल है, क्योंकि मेटल वाले जो चीज़ होती है वो मेटल की ऑक्साइड्स क्या होती है? बेसिक होती हैं। तो ऐसे ही मेटल की हाइड्रोक्साइड ही बेसिक होती हैं। तो क्या करेगा मेटल? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको OH- आयन बना देगा। क्या बना देगा? OH- आयन। क्या बना देगा? OH- आयन बना देगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा। क्या बना देगा? इसको हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या बना देगा? इसको H+ आयन बना देगा। कौन? अपना एसिड। एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन चूस लेगा और बेस इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये वाली बात है। और सिर्फ और सिर्फ हमारा ये आर्हेनियस का पता था कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ हमारी एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर होगी। ठीक है, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आया, इनकी अप्रोच आई, जिसमें कि इनने क्या बोला, एक एसिड जो है प्रोटॉन डोनर है। ये नहीं फर्क पड़ता वो कहाँ पर है, कौन सी मीडियम है, वो हर जगह अपना दे सकता है, चाहे वो एक्वस मीडियम चाहे वो ना हो। एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। सिंपल सी बात है, बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर आर्हेनियस एसिड। हम क्या बोलते हैं? ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर आर्हेनियस एसिड, बट ऑल आर्हेनियस एसिड, नहीं दोबारा सुनो, ऑल आर्हेनियस एसिड आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट आर्हेनियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्वस की चीज़ें चक्कर चलता है। अच्छा, ने क्या बोला? एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेसिस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। बिल्कुल सही बात बोली इसमें। अब यहाँ से कॉन्जुगेट पेयर बनाए, जैसे यहाँ पे दिखा रखा हमारे पास इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड कैसा एसिड है? कि वीक एसिड है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात करें, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड लेकर चल रहे हैं हम। तो जब मैं इसको पानी में डालूँ तो क्या करेगा? H+ देगा ये। तो जैसे इसने H+ दिया, ये रहा H+, तो क्या होगा? यहाँ से वाले H+ देगा कि एसिडिक H+ है, तो CH3 डबल बॉन्ड O- हो जाएगा ये। इसको बोलेंगे हम इथेनोइट आयन, जो कि क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर एसिड अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो ऐसे ही ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेशन के काम आ सकता है, डोनेशन के काम, राइट। और जितने भी वीक एसिड होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने क्या बोला? जितने भी वीक एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है भैया? स्ट्रॉन्ग होता है। अब पानी, क्योंकि पानी क्या है भाई, इस एसिड के सामने पानी तो थोड़ा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। पानी जो है एसिड की तरह एज वेल एज बेस की तरह दोनों की तरह काम कर सकता है, तो यहाँ पे वो बेस की तरह काम कर रहा है। तो इसने क्या करेगा? ये H+ एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, बेसिस क्या होते हैं? H+ एक्सेप्टर। तो यहाँ से H+ को एक्सेप्ट कर लिया तो H3O+ हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। अभी जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या है? ये खुद H+ दे सकता है एक्स्ट्रा, और H2 बना सकता है दोबारा। तो उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको बोलूँगा कॉन्जुगेट एसिड, राइट। ये चीज़ इसमें ये टर्मिनोलॉजी चलती है।
और ऐसे ही आप ये चीज़ भी देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पास मिथाइल अमीन बेस है, क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है, ये हमारा बेसिक मीडियम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होते हैं, तो CH3NH3+ हो जाएगा ये। इसने क्या करा, एक H+ एक्सेप्ट कर लेना भैया पानी से, क्यों, पानी यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है, और पानी OH- बना देगा, जो कि क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये, बस इतना आसान है, ठीक है। होपफुली अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अरे आगे बढ़ते हैं ना यार। अब आए लुईस, क्या है भैया, लुईस का कॉन्सेप्ट आएगा यार, लुईस चाचा आएंगे, मज़ा आएंगे। द एसिड बेस थ्योरी वॉज फर्दर ब्रॉड एंडेड बाय लुईस चाचा। लुईस चाचा आए 1938 में भैया। इन्होंने क्या बोला, इन्हें बड़ी मस्त बात बोली, इन्हें बोला एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्या बोला इन्हें, एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि एसिड को मज़ा आता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, और बेसिस को मज़ा आता है इलेक्ट्रॉन देने में, बेसिस को मज़ा आता है इलेक्ट्रॉन देने में, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमें कुछ दिख रहे हैं, अब ध्यान से देखें तो अगर आर्हेनियस होता या ब्रॉन्स्टेड होता तो बोलता ये एसिड नहीं है, क्यों, क्योंकि उन गधों को लगता था कि जो H+ देते सिर्फ और सिर्फ वही एसिड होते हैं। उन्हें ये नहीं पता था जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो भी एसिड देते, वो भी एसिड की तरह काम करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना भैया। अब AlCl3 के पास क्या है, वैकेंट, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ना, वैकेंट ऑर्बिटल, वो उस ऑर्बिटल के अंदर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे बोरॉन के पास वैकेंट P है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट P होता है, BCl3 के पास वैकेंट P, ZnCl के पास वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम +2 के पास वैकेंट P होता है, वैकेंट P यहाँ भी होता है, तो इस वजह से क्या करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं मजे से, राइट। यहाँ पे दिख रखा है, सबको देख सकते हो आप, यार कर लेना, बड़ी बात नहीं है इसमें। पूछा है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस इन दी ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें देखो तुमको, तो कॉन्जुगेट बेस ये रहा हमारे पास, और कॉन्जुगेट एसिड ये रहा। एक सेकंड रुको, क्या बोल रहा है ये, देखो रिएक्टेंट में बताना, सॉरी मैंने गलती कर दी। तो ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, और ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, क्योंकि इसने H+ एक्सेप्ट कराना भैया। तो यहाँ पे बेस था ये भैया, बेस का तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ना, और ये एसिड का काम कर रहा है, सिंपल सी बात दिख रही है ना यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे ये एसिड है, ये भैया सॉरी रुको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया H2SO4 भैया, ध्यान से देखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत, H2SO4 किंग ऑफ एसिड बोलते हैं इसको हम। तो ये एसिड का काम करेगा यहाँ पर, और ये बेस का काम करेगा। तो इस बेस का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, उसके क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। अरे इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, समझ में आ गया ना यार, इतना आसान है। देखो यार, अब ये क्या है, बेस है भैया, बिल्कुल साफ पता चल रहा है, बेस का काम करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ये क्या है, बेस है, तो उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, दिख रखा है ना, एसिड दे सकता है ये हमारा, H+ दे सकता है। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी है कि हमारा कॉन्जुगेट क्या बनेगा भाई, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है, राइट। इतना ईजी है। अब यहाँ देख लो, तो ये हमारा क्या है भैया, सब पता चल रहा है, ये हमारा एसिड है, सॉरी रुको, यहाँ पे हमारे पास H3O+ है ना, तो ये एसिड नहीं है, सॉरी रुको, ये हमारा क्या है, बेस है, सॉरी ये एसिड है, ये बेस है। इसने H+ डोनेट करा ना, दिख रहा है ना, H+ डोनेट करा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको एसिड है ये, ठीक है, ध्यान से देखना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा इसका, ठीक है। ये बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बस इतना ईजी होता है। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं कुछ, तो देखो एक तो हमारे को पता रहना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है पीएच निकालने का, ये कुछ भी हमें कुछ भी निकालना है, तो PK का मतलब क्या होगा, -log K ऐसे। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या चाचा, एसिडिक स्ट्रेंथ चाचा किस पे डिफाइन करती है, इस तरीके से देखेंगे अगर हम इसको, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Ka के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, Pka के, किसके, Pka के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो Pk कितना ज़्यादा कम है H2SO4 का, जब तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka होती है। टेबल में देख सकते हो यार, बुक तो होगी, जहाँ पे लिखा भी ये चीज़, थस द स्ट्रॉन्गर एसिड हैव लार्जर Ka वैल्यूज़ एंड स्ट्रॉन्गर द एसिड द स्मॉलर द Pka वैल्यूज़, डेट मच ईजी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसको एसिडिक स्ट्रेंथ दे रखी है, और ये स्ट्रेंथ ऐसे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे Pk वैल्यू की मदद से बना रखी है चीज़ हमने, ठीक है। तो अब ये इसमें जैसे BF3 है, ये मस्त इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, AlCl3 से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हमारा BF3 का। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में दे रखा है ऑर्डर, ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, बस मैंने बता दिया, राइट। यहाँ पे लिखा भी है कि ये देखो, जो लुईस एसिड होते हैं जैसे कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड आर इंपॉर्टेंट एसिड कैटलिस्ट फॉर सर्टेन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। समझ में आ गया होगा आपको। मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन। सर जो रिएक्शंस होते हैं ना ऑर्गेनिक के अंदर, वो कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने एसिड लिया, मैंने एसिडिक कंडीशन ली, तो क्या करेगा एसिड, प्रोटोन डोनेट करेगा, या फिर उसमें से प्रोटोन निकाल लेगा,
अगर वो बेस होगा तो, क्योंकि प्रेशर क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो इसलिए हमारे को एसिड के बारे में, बेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो रिएक्टेंट की तरह यूज़ होते हैं। Therefore, pK values are also helpful in choosing the appropriate acidic और basic reagents required for the particular reactions। ये समझ में आ गया होगा भाई इजीली, इतना तो समझदार हो गए होगे आप लोग। अब जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ है वैसे बेसिक स्ट्रेंथ का चलता है। बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Kb होती है और इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू Pkb होती है। ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। मैंने क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। जैसे यहाँ देखते हैं हम, तो CH3 यहाँ पे C है, नाइट्रोजन है, R कोई कार्बन ही तो हुआ, OR। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, पहले तो मैं वो देखता हूँ, पहले मैं वन लेंगे कि नेगेटिव आ किस पर है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, क्या वो नेगेटिव चार्ज देगा, मतलब क्या वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, नहीं देगा ना यार। तो इसलिए कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो दबा के इलेक्ट्रॉन देता है वो, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं है, वो चिड़चिड़ हो जाता है। क्या करेगा, दबा के इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। इतना आसान होता है ये चीज़ें बस। अब पूछ रहे फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारे को, पहला क्या, अ चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैन अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम इन विच केस इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं, और एक स्टेरिक इफेक्ट होते हैं। जैसे हमें पढ़ना है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, और ये परमानेंट इफेक्ट है। अगर मैं हूँ तब भी होगा, मैं चले जाऊँगा 10,000 किलोमीटर दूर तब भी होगा ये। इसको मेरे होने या न होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमेशा उतरता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अभी कैसा होगा, जब मान लो इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है। और दूसरा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या दिखाएगा, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि वो प्लस इंडक्टोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे पढ़ लेना, मैंने मेन चीज़ बता दी क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें क्या फ़र्क आता है, इसके वजह से फ़र्क क्या आता है, देखो यहाँ पे। अब ये एक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अभी क्या कर रहा है बेसिकली, क्योंकि एसिड है तो क्या करेगा भाई, एसिड है तो क्या करेगा, H+ देगा। तो मान लो उसने H+ दिया, नॉर्मल कंडीशन में ये सब एक इथेनोइक एसिड, इसका pK इतना आ रहा है। अब इसके ऊपर मैंने एक X लगा दिया, यानी कि मैंने हेलोजन लगा दिया, मान लो सब्स्टिट्यूटेड इथेनोइक एसिड कर दिया मैंने इसको। और मान लो वो X जो है ना वो कैसा है, माइनस आई इफेक्ट वाला है। अगर ये माइनस आई इफेक्ट वाला होगा ना, माइनस आई वाला, तो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, ध्यान से देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन देने के बाद कोई चीज़ स्टेबल हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, जब ये प्रोटॉन देने के बाद, जब ये चीज़ स्टेबल हो जाएगी, ये चीज़ तो क्या होगा भाई, इसका फ़ायदा है ना, तभी तो H+ बढ़िया देगा। कोई चीज़ H+ कब देगी भाई, कोई भी इंसान कोई चीज़ कब देता है, जब वो उसको देने के बाद स्टेबल है, तो तभी ये दे रहा है। तो यानी कि जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा माइनस चार्ज, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। माइनस चार्ज कब स्टेबल होगा, जब इसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ा दूंगा, या फिर जब माइनस चार्ज खींच लूँगा। जब माइनस चार्ज खींच लूँगा, क्योंकि भाई कोई ये तो ना चाहता कि मैं चार्ज रहूँ, इसलिए जब इसके ऊपर मैं माइनस आई इफेक्ट लगाता हूँ तो क्या होता है, हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर माइनस प्लस आई लगा दूँगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई जिसके मुँह में पहले से ही खाना घुसा हुआ, उसको तो उसके मुँह में तुम और खाना घुसाओगे तो उसको दिक्कत होगी ना, चिड़चिड़ा हो जाएगा ना, इस वजह से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज कौन से, जो दानवीर होते हैं। जैसे ऑक्सीजन पे माइनस है तो इलेक्ट्रॉन देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और CH3 ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं सारे। C+O ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। माइनस आई कौन से होते हैं, जो कि भिखारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, जैसे FCl Br I, ठीक है। इस तरीके से सबसे ज़्यादा F होगा, फिर Cl होगा, फिर Br होगा, फिर I होगा, इस तरीके से चलेंगी चीज़ें, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सब चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कार्बन sp2 sp3 और sp, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट का ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। इसका थोड़ा और कम होगा, इसका थोड़ा और कम होगा sp3 वाले का, इस तरीके से चलता है। कार्बन sp और नाइट्रोजन sp3, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बाई कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि नाइट्रोजन ज़्यादा माइनस आई दिखाएगा, तो ये पता रहना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगाया, CH3 लगाया, फ्लोरीन लगाया, Cl लगाया, Br लगाया। मैंने बोला था जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाऊंगा तो उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना ज़्यादा उसको चार्ज को स्टेबल करेगा, माइनस चार्ज को, और वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसकी pK वैल्यू देखो कितनी कम आ रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही है, बढ़ रही है। अब मैंने क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK, जितना कम pK होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इस वजह से इसका क्या है, pK बहुत कम है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा है।
तो यानी कि एसिड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इसमें देखें तो एसिड स्ट्रेंथ ऐसे ऐसे घटी जा रही है नीचे, समझ में ये बात। और CH3 जब मैंने लगा दिया, देखो ध्यान से कितना फ़र्क आ गया, इसकी एसिड स्ट्रेंथ कम हो गई, इससे भी कम हो गई जब हमारा H लगा हुआ था। बस हमने यहाँ पे CH3 और जोड़ दिया, क्या हुआ, इसको प्लस आई दे रहा था, ये क्या दे रहा था, प्लस आई दे रहा था, इस वजह से इतना चीज़ होता है। ये सब चीज़ें ज़्यादा इसमें मुश्किल वाली कोई चीज़ है नहीं। अब इथेनोइक एसिड, क्लोरो इथेनोइक एसिड, डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड और ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड, भाई मैंने 3 Cl लगा दी, मानो तो 3 माइनस आई लगाएंगे और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ का करेक्टर क्या होगा, इस तरह से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड की, फिर डाइक्लोरो की, फिर क्लोरो की और फिर इथेनोइक की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड की। ये फंडा था इसमें। अब ये देखो इसमें क्या होता है, जो प्लस जो आई इफेक्ट होता है ना, आई इफेक्ट वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है DNP पे, डिस्टेंस, नंबर और पावर। सबसे लास्ट में पावर को प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं। जितना ज़्यादा पास लगाओ उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा, कोई भी इफेक्ट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो और 4 क्लोरो। जितना दूर लगेगा उतनी उसकी क्षमता कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, जितना पास लगेगा उतनी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना पास लगेगा उतनी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, pK बहुत कम आ रहा है, यहाँ पे pK थोड़ा बढ़ गया, pK और बढ़ गया, समझ में आई बात, pK और बढ़ गया। बट नॉर्मल से तो कम ही रह गया ना मेरे बाबू, समझ में आ गई बात। तो ये चक्कर है इसमें। अब मान लो 3 क्लोरीन लगे तो फिर हम नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को, फिर नंबर को, फिर पावर को। पावर यानी कि कौन कितना ज़्यादा खींचता है, जैसे फ्लोरीन ज़्यादा खींचता है Cl के कंपेयर में, इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक सवाल क्वेश्चन की फॉर्म में कि हमारे को यहाँ पे दे रखा है, अब ये नाइट्रोजन है, राइट, अमोनियम आयन। तो यहाँ देखें तो pK कितना ज़्यादा, देखो इसका pK ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा pK किसका है, इसका है, फिर इसका। तो जिसका ज़्यादा pK होगा उसकी एसिड स्ट्रेंथ कम होगी। सबसे ज़्यादा pK किसका आ रहा है, इसका, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ मान लो ये A है, ये B है और ये C है। सबसे ज़्यादा pK इसका है, सबसे कम pK किसका है, इसका। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, B होगा, फिर C होगा और फिर A होगा। ये क्या होगा, हमारा एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, राइट। ऐसे निकालते हैं इसको। जैसे यहाँ दे रखा है हमको मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब मुझे बताओ जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तुम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे उतना स्टेबल बनता चला जाएगा, इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि CH3 क्या है हमारा, प्लस आई ग्रुप है एक। ऐसे यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये उल्टा जाता ऑर्डर। बस इतना ईजी होती हैं चीज़ें। ये दिखा दिया यहाँ पे, दिखा रखा ऑर्डर, वही मैंने जो बताया अभी ऊपर, ठीक है। जैसे NH4 प्लस क्या है, एक बेस है, राइट, NH4 प्लस, हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, वो हमारा होगा ये वाला। क्यों, क्योंकि इसकी pK वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, मस्त अपना स्टेबल रह जाएगा ये। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन और एन डाई मिथाइल एनिलीन। हमें क्या करना है, इसको अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो ध्यान से, ये NH3 NH2 है, ये एनिलीन होता है, ये क्या होता है, एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन है अपना। अब इस एनिलीन के अंदर ध्यान से देखो तो हमने क्या करा, एक बार CH3 जोड़ दिया, फिर हमने 2 CH3 जोड़ दिए। अब इस पर प्लस इफेक्ट बढ़ जाएगा तो क्या करेगा ये, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, प्लस आई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन और अच्छे से दे पाएगा। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, ये होगा इसका ऑर्डर। ऐसे यहाँ पे दे रखा है ये NH3 NH2 CH3 और NH2OH। तो सबसे बढ़िया बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी भाई, सबसे ज़्यादा होगी NH2 CH3 की, फिर OH माइनस तो खींचेगा ना OH वाला, तो फिर हमारे पास आएगा NH3 और फिर आएगा NH2OH, फिर क्या आएगा NH2OH। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। ऊपर वाला कर सकते हो, मैंने करवा दिया ऐसे क्वेश्चन, तो ईजी हो जाएंगे अब आपके लिए। फिर आता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन होता है किसका, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। देयरफॉर फॉर सच स्पीशीज मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। दीज लुईस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है इनका। ओनली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग द मल्टीपल बॉन्ड्स चेंज लोकेशन फ्रॉम वन रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर टू अनदर। कौन से, नॉन बॉन्डिंग वाले, यानी कि जो बॉन्डेड है वो चले जाएंगे, जो नॉन बॉन्डेड है वो जाएंगे, या फिर डबल बॉन्ड मूव करती है। इस तरीके से हमें मूवमेंट दिखा रखी है। जैसे यहाँ पे ये जो है ये बॉन्ड यहाँ मूव करके आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा कैसे, CH2 ये ऐसे बनेगा,
जैसे यहाँ पे दे रखा है कि तरीका क्या होता है भाई, ये था ना, ये बॉन्ड टूट के आ जाएगा, ये बॉन्डिंग वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटता, ये तरीका एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। दे रखा है यहाँ पे, इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं सिंगल हेडेड एरो से, दे रखा है यहाँ पे। अब देखो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से, जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अपना नेगेटिव स्टेबल रहता है, तो ये चीज़ ज़्यादा वैलिड रहेगी इस वजह से। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं प्लस आर ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और माइनस आर ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये sp है, और ये क्या बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचता है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे फ्लूइन के पास क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इनके लोन पेयर्स के थ्रू। ओ के पास इलेक्ट्रॉन है, ओ के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इसके खुद के, ओ के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अभी माइनस आई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लस आर की बात कर रहा हूँ, ये तो ध्यान से देखना। माइनस आई में अलग हो जाता है, माइनस आई में हम आई सीरीज़ में कैसे देखते हैं, हम आई सीरीज़ में देखते हैं हम इंडक्टिव हेड के अंदर की उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलता है, हम देखते हैं कि उनके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। जैसे ये प्लस आर इस तरह से चीज़ें चलती है अपनी। जैसे यहाँ देखो तो हमने यहाँ पे पी के इक्वल दे रखे हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे लिखा है CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3CH2OH। अब यहाँ देखें तो PK का ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा एसिडिक है, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और माइनस जो होगा वो रेजोनेंस कर सकता है, क्या कर सकता है वो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से उस चीज़ की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है चार्ज की, क्योंकि चार्ज अब वो है ना, वो चार्ज वो अलग अलग जगह घूम रहा है। पर जब ये H+ देगा तो यहाँ पे माइनस को कहीं मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। ऐसे ही यहाँ पर है यार, चार्ज नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा आफ्टर डोनेशन उतने अच्छा वो एसिड होगा। यहाँ पे मस्त क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर पाएगा बढ़िया से, ऐसे यहाँ पे दिखा भी रखा है रेजोनेंस करेगा, बट उसमें रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। भाई बेंजीन अमीन है, एनिलीन, तो एनिलीन के अंदर अपना मस्त क्या होता है, रेजोनेंस चलता रहता है। तो रेजोनेंस चलने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता बढ़िया से, ये दिक्कत आती है इसके अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन भी था शायद से, अभी यहाँ पे आ नहीं रहा, आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले यहाँ देखते हैं हम। अब आता है प्लस H इफेक्ट, जिसको बोलते हैं H इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। क्या होता है इसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। जैसे कि मेनली इसको हम देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। बेसिकली क्या होगा, जो कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड है उससे जुड़ा जो sp3 कार्बन होगा, नहीं sp3 कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो इसका जो H है वो टूट के यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड टूट के बाहर चली जाएगी, इस तरीके से ये होता है इसके अंदर। तो इसको बोलते हैं हम, मतलब यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये H+ चल गया और यहाँ पे अपना रेडिकल बन गया, इसको हम सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके अंदर कोई भी बॉन्ड जो है ये बिना बॉन्ड की, मतलब बिना बॉन्ड की हेल्प से होता है ये। इसमें जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। अब जितने ज़्यादा H+ होंगे, मतलब जितने ज़्यादा H होगा जुड़े हुए sp3 कार्बन पे, उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ देखो तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एक भी नहीं है, यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 12। तो सबसे ज़्यादा 12 वाला स्टेबल होगा, यहाँ पे सबसे मस्त स्टेबिलिटी बनेगी, बहुत ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर बनेगी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कम आएगी, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, हमारा 12 अल्फा कार्बन वाला होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर इफेक्ट करती है, जैसे कि एक ही ये हमारा एसिड और एक एसिड है। अब इस एसिड के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे OH है। अब कभी भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे होती है, जो हाइड्रोजन फ़ोन से जुड़ा हुआ होता है, फ़ोन से, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो जो हाइड्रोजन होता है ना, वो कैपेबल होता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ऐसा हाइड्रोजन जो कि फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, वो क्या होता है, वो कैपेबल होता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो यहाँ पे बेसिकली जब ये H+ दे देगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब हमें माइनस चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये H के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिस वजह से जब ये H+ देगा तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए इसका PK क्या आ गया, कम आ गया। इसका PK इसलिए ज़्यादा आ गया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये रोल प्ले होता है। फिर आता है स्टेरिक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं हम स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन डोनेशन के टाइम पे जब हम प्रोटीन डोनेट करते हैं उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। जैसे यहाँ देखें तो इसके पास सिर्फ ये चीज़ है, तो उसने क्या करा बेसिकली अपना यहाँ पे इसने H+ दे दिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई। बट यहाँ देखें अगर हम, तो एक CH3 ग्रुप आ गया,
तो इस CH3 ग्रुप की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रगड़ आई, रगड़ आने की वजह से क्या हुआ, ये घूम जाता है, ये घूम जाता है, जिसकी वजह से जो है ये H+ अच्छे से नहीं दे पाएगा। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ठीक है, एक और होता है, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। अब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, जब इसने H+ दे दिया मान लो, तो अब यहाँ पे ये जो है बहुत रगड़ खा रहा है, जिसकी वजह से अब रेजोनेंस नहीं हो पा रहा। तो रेजोनेंस नहीं होने की वजह से भी यहाँ पे स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है। क्या आती है, स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है। इससे देखो यहाँ पे इसकी एसिडिक ज़्यादा है, क्यों, यहाँ पे रेजोनेंस हो पा रहा है, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस आ गया। यहाँ पे लिखा भी है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस आ गया, जिस वजह से दिक्कतें आ जा रही हैं। तो NN डाइमिथाइल के अंदर, क्योंकि NN डाइमिथाइल टोल्यूडिन है, यहाँ पे टोल्यूडिन है और NN डाइमिथाइल है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रगड़ आ रही है, छिलन आ रही है, जिससे खून बह रहा है, तो यहाँ पे ये घूम जाता है बेसिकली, इसी वजह से हमारा दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए एसिडिक कम हो जाती है, क्यों यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो पा रहा है, इसलिए एसिडिक क्या ज़्यादा है इस वजह से, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है यहाँ पे। ये चीज़ आराम से क्लियर होगी बहुत ईजीली। अब टॉटोमेरिज्म आता है। टॉटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, अपना प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, इसके अंदर भी हाइपर कंजूगेशन जैसा नहीं है, यहाँ पे अलग चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे हमारे पास है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, आइमीन इमीन होता है, नाइट्रोसो ऑक्साइम होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है कीटो इनॉल वाला। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारे को, ये है हमारे पास RCH2 C डबल बॉन्ड O और R, ये हमारे पास है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस डबल बॉन्ड को बेसिकली, इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ ब्रेक कर लूँगा, तो क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है मैं इसको ऐसे बनाऊँगा RCH, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है C डबल बॉन्ड O R, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन था पहले, ये भाई पहले कीटोन था ना, कीटोन से क्या बन रहा है, कीटोन से इनॉल बन रहा है। इनॉल यानी कि ये क्या बन रहा है हमारे पास, इन डबल बॉन्ड और ऑल, यानी कि अपना एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जा रहा है। कीटोन से इन डबल बॉन्ड और ऑल यानी कि एल्कोहल, तो क्या बन जाएगा RCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगी, ठीक है, यहाँ तो पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी चीज़ें पूरी हैं। RCH डबल बॉन्ड COH और R, ये बनता है हमारा, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया एक बार। अब ये चीज़ तो हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें जानना है थोड़ा सा, और भाई जो इंपॉर्टेंस है वो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना इसको भाई। रिएक्शंस एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है CH3 CH2 Br, तो ऐसे Br क्या है, बेसिकली Br माइनस है और ये जगह प्लस में आ रही है, तो और Na+ और OH माइनस होता है, तो क्या करेगा, माइनस वाला प्लस पे चिपक जाएगा जाके, और जो माइनस वाला है ये प्लस पर आ जाएगा इधर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaBr, साथ में CH3 CH2 OH बन जाएगा। तो ये हमारा ऐसे क्लीवेज चलती है बॉन्ड के अंदर। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये बॉन्ड इधर टूटता है इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमारी ब्रेकिंग चलती हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं बॉन्ड हेटेरोलाइसिस। जैसे यहाँ देखें हम तो ध्यान से, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो कैसी होती है, स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप में दिखा भी रखा है, स्लो स्टेप होती है बॉन्ड ब्रेकिंग, और यही हमारे क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी होता है। इसके अगली वीडियो में हम SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो अगर हम, तो ये कार्बन पे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन जाएगा, Br माइनस बन जाएगा, Br माइनस बन गया, और कार्बन रेडिकल बन गया, सॉरी कार्बन कैटायन बन गया हमारा, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब कार्बोकैटायन के ऊपर जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप, या फिर बोले तो +H ग्रुप, या फिर बोले तो +R ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि देने वाले, उतना ही इसको मजा आएगा, उतना ही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन एनाइन में उल्टा है, कार्बेनाइन में उल्टा है कि जितने ज़्यादा माइनस वाले जितने ज़्यादा माइनस वाले जुड़े होंगे, उतना ही इसको मजा आएगा, कार्बेनाइन को उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बेसिकली। हम लिखा भी कार्बेनाइन, ये कार्बेनाइन बना रखा है यहाँ पे। जैसे ये जो बॉन्ड होमोलाइसिस है कैसे हो रही है, ये Hµ यानी कि एनर्जी की हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, फिर हमने जो लाइट है कि उसकी प्रेजेंस में हो रही है, तो ये इसको बोलते हैं हम होमोलाइटिक क्लीवेज। इसमें रेडिकल बनता है, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन टूट गया, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, और ये रेडिकल यहाँ पे जुड़ गया कि CH3Cl। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बेसिकली, यहाँ पे लिखा भी उसके बारे में। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, जैसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट इन दी सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग एंड टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, न्यूक्लियस लविंग वाले, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा यार, यहाँ पे लिखा भी है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला को डोनेट करेंगे। यहाँ पे दे रखा है जैसे कि X माइनस क्या है, न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि उसका पहले से इलेक्ट्रॉन भरा हो तो इलेक्ट्रॉन देखें न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा। ऐसे यहाँ पे सारे माइनस वाले जो होते हैं, जो भी वो होते हैं, यहाँ पे सबसे बढ़िया होते हैं हेलोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले, सल्फर वाले, नाइट्रोजन वाले, कार्बन वाले, भर के इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी को भी। दिस इज जनरली ट्रू बट देयर आर सम
डेविएशंस ऑल्सो, जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी थोड़ी अलग अलग होती है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे आयोडीन जो होता है वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, बट वो अच्छा अपना अच्छा एक वो क्या नहीं है, एक अच्छा बेस नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जितना बताऊँगा उतना ही पढ़ के जाना है भाई। जैसे यहाँ पे इंडक्टर की मैंने बता रखा है, मैंने पढ़ा दिया है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे एक चक्कर चलते हैं इसको रेजोनेंस की वजह से क्या होता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने इलेक्ट्रॉन डोनेट। जब इसके अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर इसके इलेक्ट्रॉन मान लो रेजोनेंस में जाएंगे तो दिक्कत आएगी डोनेट करने में। जैसे यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ पे रेजोनेंस इजीली हो पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, इससे प्लस आ जाएगा, इधर हमारा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा। तो रेजोनेंस चलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने में उसको दिक्कत आएगी। बट यहाँ देखें तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है मस्त जा पा रहे हैं। उसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन बेसिकली यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन मान लो, स्टेरिक तो नहीं है, सॉरी स्टेरिक नहीं है, रेजोनेंस की वजह से दिक्कत आ रही है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। तो ये चीज़ थी हमारी। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेक्साइलअमीन इज़ फार स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। क्यों? क्योंकि एनिलीन में इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में चले जाता है, बट साइक्लोहेक्साइलअमीन में रेजोनेंस नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बना रखा है ना, साइक्लोहेक्साइलअमीन है ये, क्या है ये, साइक्लोहेक्साइलअमीन, ठीक है भाई। फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बस, बढ़िया वाले। तो यहाँ देखें तो जैसे यहाँ पे कुछ पूछ रहा है हमसे, इंडिकेट दी न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यहाँ पे ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ देखो तुम, तो OH माइनस जो है यहाँ पे, OH माइनस वो हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है ना भाई। यहाँ पे CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे देखें तो SCH3 माइनस क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल है, और Na प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे SH माइनस हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इतना आसान होता है ये। यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रोफाइल्स पूछ रहा है, तो SO3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहता है। ऐसे ही यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसे ही यहाँ पे Cl रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे Cl रेडिकल क्योंकि ये यहाँ पे घुसना चाहता है FeCl3 की हेल्प से। ये हम रिएक्शन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। और ऐसे ही यहाँ पे आयोडीन रेडिकल, ये भी क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे जुड़ना चाहता है इस वजह से। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यार अपने पास, एडिशन रिएक्शंस होते हैं, एडिशन में कुछ ऐड होगा, सब्स्टिट्यूट में कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। बेसिकली एडिशन में कुछ ऐड होता है, सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड को तोड़ के हमने कुछ ऐड कर लिया मान लो, या फिर हम डबल बॉन्ड नहीं भी तोड़ी, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो हमने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड रखी और उसको OH ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, उसको हमने कुछ ऐड कर लिया, तो ऐसे यहाँ पे एडिशन होता है इस तरीके से। फिर एलिमिनेशन के तो कुछ हम कुछ एलिमिनेट कर, जैसे यहाँ पे हम ये हटा रहे हैं, जब ये निकलेगा तो ये इसको निकाल के निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पढ़ेंगे सब हम, ये चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं। ये अगले ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक 2 में। पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होगा, हम चीज़ों को पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? यहाँ पे CH3Cl बन जा रही है, H की जगह Cl आ गया ना, इसलिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ देखें तो यहाँ पे ये पॉलीमराइजेशन टाइप कुछ है, नहीं ये पॉलीमराइजेशन नहीं, ये एलिमिनेशन है। ये हमारा फिर से एडिशन आ गया, यहाँ पे Br जुड़ रहे हैं हम। ये कैसा होगा, यहाँ पे CH3 CH2 Br जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, NaOH और अल्कोहल है, क्या करेगा यहाँ से, Br को हटा देगा बस, ठीक है। क्या करेगा, Br को हटा के यहाँ पे खुद OH लग जाएगा। तो ये क्या, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वही कार्बोकैटायन, कार्बन आयन मैंने बता दिया, कार्बोकैटायन में यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है, कार्बन आयन में माइनस चार्ज रहता है। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है मैंने वही बता दिया, कब स्टेबल होता है कौन। जितना देखो कार्बोकैटायन हो चाहे मैं बता देता हूँ भाई, चाहे कार्बोकैटायन हो चाहे या फिर कार्बन फ्री रेडिकल हो, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कब स्टेबल होंगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डायरेक्ट इमोशनल टू प्लस I इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट और प्लस H इफेक्ट, और इनवर्स इमोशनल टू माइनस I इफेक्ट, माइनस R इफेक्ट एंड माइनस H इफेक्ट। इसका उल्टा कार्बन एनायन के लिए हो जाएगा, डायरेक्ट इमोशनल टू माइनस I माइनस R और माइनस H, और इनवर्स इमोशनल टू प्लस R प्लस H प्लस I, ठीक है। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट था, रीअरेंजमेंट वगैरह तो भी जरूरत नहीं हमारे को पढ़ने की कुछ खास। फिर रेडिकल्स बारे में बता दिया मैंने, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अभी दिख नहीं रहा मुझे। जितना इंपॉर्टेंट भाई, जितना पेपर में है उतना ही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा चीज़ें छेड़ना नहीं चाह रहा मैं, ठीक है। इतना ही करते हैं अभी, बाकी अगले यूनिट में चलेंगे हमारी चीज़ें। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए यार।
थैंक यू थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। कल एक वीडियो और आ जाएगी, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन के ऊपर, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर बेसिकली। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडी।